हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमडीएम यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल का टॉपिक भारत के भौतिक प्रदेश जो हमारा चल रहा था। इससे पहले मैंने 3 वीडियो इसके जो है अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिए, ताकि आपको जो आज का हमारा जो वीडियो है वो आपको बेटर तरीके से समझ में आए, ठीक है। देखिए, मैं आपको करवा रहा था भारत के भौतिक प्रदेश, ठीक है। भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। नाम बता देता हूं। पहला मैंने आपको बताया था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, ठीक है। इसके अलावा तटीय मैदान मैंने आपको बताया था, थार का मरुस्थल मैंने आपको बताया था, और द्वीप समूह मैंने आपको बताया था। तो टोटल 6 जो पार्ट हैं उनमें से हमने जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी कि हिमालय पर्वत को हमने कर लिया था, ठीक है। और आज जो हम दूसरे यानी कि इसके फिजिकल फीचर को करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थिति। तो इसकी स्थिति सबसे पहले हम मैप में देखते हैं भी कहां पर है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है जो मैं डैश डैश में शो करूंगा, ठीक है। तो इधर से हम यूं कर देते हैं कि ये तो है थार का मरुस्थल, और अब देखिए, जो आपको ये लाइनिंग में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो एरिया, ठीक है, डैश डैश में, तो मैं यहां पे इसका इंडेक्स बना देता हूं। डैश डैश वाला जो है वो उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है। आगे बात समझ में आपको। अब आपको ये पता चल गया कि मानचित्र में इसकी लोकेशन कहां पर है, ठीक है, आपको ये पता चल गया। अब हम बात करते हैं विस्तार से इसके बारे में। अब देखिए, इधर तो हिमालय पर्वत फैला हुआ है, ठीक है, यहां क्या है, हिमालय पर्वत, ठीक है। और इधर आपको पता है भाई दक्षिण का जो है पठार वो है इस प्रकार से, ठीक है। और ये थार मरुस्थल हो गया, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं, ये तो क्या है, थार मरुस्थल, और ये क्या हो गया, दक्षिण का पठार, ठीक है। और ये क्या हो गया, पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। अब ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है, यानी कि साउथ का हिस्सा हो गया, ये हो गया ईस्ट, और ये क्या हो गया, वेस्ट, ठीक है। ये मैंने इसलिए दर्शाया ताकि आपको पता चल जाए भी इसकी लोकेशन मानचित्र में है कहां पर। अब आपको पता चल गया इसके बारे में, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये डैश डैश वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। आगे बात समझ में। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी स्थिति की, ठीक है, तो इसकी स्थिति कहां पर है, यानी कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो है के दक्षिण में, ठीक है। अगर मैं आपको यह बात बोलूं भाई इसकी स्थिति जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसके दक्षिण में है, तो बिल्कुल बात सही है। अगर मैं आपको यह बात बोलूं भी दक्षिण के पठार के उत्तर में है, तो भी बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको यह बात बोलूं कि उत्तर का विशाल मैदान उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठार के मध्य में स्थित है, तो भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको समझ में आया भाई इसकी स्थिति जो है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, ये रहा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और दक्षिण के पठार, ये रहा दक्षिण का पठार के मध्य में स्थित है। मध्यम का मतलब हो गया बीच में, तो बिल्कुल बीच में स्थित है। तो बात समझ में आई आपको इसकी स्थिति। तो पहली बात आपको यही याद रखनी है, ठीक है। क्या बताया मैंने, पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में
दक्षिण के पठार के उत्तर में। तो कहने का मतलब यह हो गया उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठार के मध्य में स्थित है। ठीक है, अब एक बात और क्या याद रखनी है आपको इसके बारे में। अब देखिए, विभाजन से पूर्व जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक है, विभाजन से पूर्व यानी कि पहले की बात करें तो इसको सिंधु गंगा का मैदान बोला जाता था। सिंधु गंगा का मैदान बोला जाता था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। विभाजन से पूर्व की अगर हम बात करें तो इसको सिंधु गंगा का मैदान कहा जाता था। ठीक है, अब अगर हम वर्तमान की बात करें, अब यानी कि विभाजन के बाद, अब की बात करें विभाजन के बाद, इसको बोला जाता है सतलज गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये लो, अब देखो क्या बताया मैंने आपको। ठीक है भाई, विभाजन से पूर्व जो इसका नाम था वो तो था सिंधु गंगा का मैदान। अब ये बात आपको याद रखनी है, विभाजन से पूर्व सिंधु गंगा का मैदान के नाम से इसे जाना जाता था। अगर विभाजन के बाद की यानी कि अब की बात करें हम, अब इसे बोला जाता है सतलज गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको इसकी स्थिति, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के और दक्षिण के पठार के बिल्कुल मध्य में स्थित है। विभाजन से पूर्व इसे सिंधु गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और अब इसे सतलज गंगा और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि सिंधु गंगा का मैदान विभाजन से पूर्व, ठीक है, अब सतलज गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान अब इस नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में आपको, इतनी बात क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, इरेज कर रहा हूं इसको। ठीक है, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात की बात करें। अब हम अगर इसकी बात की लंबाई की बात करें, ठीक है, तो इसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें 150 से 480 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, अगर यहां पर हम बात करें जल विभाजन किसके द्वारा होता है तो वो होता है अरावली के द्वारा। जल का बंटवारे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? वो अरावली के द्वारा होता है। आगे बात समझ में। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, इसकी लंबाई जो है कितनी है? 2400 किलोमीटर। ठीक है, अगर चौड़ाई की बात करें तो 150 से 480 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर हम जल विभाजन की बात करें तो अरावली के द्वारा जो है यहां पर जल विभाजन का कार्य किया जाता है, यानी कि जल का बंटवारा। अब देखिए अरावली यहां पर है, ठीक है, अरावली यहां पर फैली हुई है राजस्थान में। ठीक है, तो जल का बंटवारा मतलब इधर वाली जो नदी है जल किधर ले जाएगी? इधर लेके जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जल का बंटवारा जो है किसके द्वारा हो रहा है? अरावली के द्वारा हो रहा है। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं कि मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि इसकी जो स्थिति है पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठार के बिल्कुल कहां पर है? मध्यम में है। बिल्कुल बात सही है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? विभाजन से पूर्व यानी कि पहले इसे सिंधु गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता था। अगर आज की हम बात करें विभाजन के बाद, यानी कि आज जो है इसे सतलज गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई की बात करें 150 से 480 किलोमीटर, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 7 लाख वर्ग
किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम यहां पर पूछे जल विभाजन का कार्य है, तो जल विभाजन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अरावली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें तो आपने क्या करना है, जब हम उत्तर का विशाल मैदान लिखेंगे तो इतना इसके अंदर बता देना है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, स्थिति, क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके वर्गीकरण की, उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो, अब देखिए उत्तर का विशाल मैदान जो है, इसके वर्गीकरण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका वर्गीकरण करने जा रहे हैं, यानी कि अब देखो इसका वर्गीकरण भी अगर हम करें तो वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक, ठीक है, जिसको हम भौगोलिक भी बोलते हैं, और एक होता है प्रादेशिक। ठीक है, तो आज हम उत्तर के विशाल मैदान का ये जो वर्गीकरण करने जा रहे हैं, ये कौन सा वर्गीकरण है? प्राकृतिक वर्गीकरण है। कौन सा वर्गीकरण है? प्राकृतिक। इतनी बात समझ में आई? अगर हम प्राकृतिक वर्गीकरण के आधार पर देखें तो इसे चार भागों में बांटा गया है। एक तो कौन सा है? भाबर। ठीक है, या कई बार यूं भी लिखा आता है इसकी जगह भाबर, ये भी आ जाता है। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें तो तराई, तीसरे की अगर हम बात करें तो खादर, चौथे की अगर हम बात करें तो बांगर। तो कितने भागों में बांटा गया है इसको? चार। कितने भागों में इसको बांटा गया है? चार। कौन सा वर्गीकरण करने जा रहे हैं? प्राकृतिक। कौन सा वर्गीकरण करने जा रहे हैं? प्राकृतिक। आगे बात समझ में? उत्तर का विशाल मैदान का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये वर्गीकरण कौन सा है? प्राकृतिक। ठीक है, आगे बात समझ में? अब इस वर्गीकरण के आधार पर इसे चार भागों में बांटा गया है, भाबर या भाबर, तराई, खादर और बांगर। अब हम इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहला एक नंबर पर जो आ रहा है वो आ रहा है भाबर। ठीक है, भाबर क्या होता है? अब देखिए, अब देखिए यहां पर तो है हिमालय पर्वत, ये क्या है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश हो गया ये। ठीक है, अब देखो भाबर होता क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी स्थिति की, ठीक है, इसकी स्थिति की अगर हम बात करें तो पर्वत पदीय क्षेत्र में है। ठीक है, और सतलज टू तीस्ता नदी तक। आगे बात समझ में? अब इसकी स्थिति की अगर हम बात करें पर्वत पदीय, यानी कि पर्वत तो यहीं तक है, उसके बाद आगे वाला जो हिस्सा है ये सारा का सारा कौन सा है? मैदानी है। ठीक है, रेड लाइन के बाद वाला जो हिस्सा है वो क्या है? मैदानी। ठीक है, क्योंकि उत्तर का विशाल मैदान यहीं पर है ना, मैंने आपको बताया था ना, यहां पर फैला हुआ है, देखो इस प्रकार से बताया था ना मैंने आपको ये। ठीक है, अब देखो भाबर की अगर स्थिति की बात करें तो पर्वत पदीय क्षेत्रों में, ठीक है, सतलज से लेकर कहां तक है? तीस्ता नदी तक। आगे बात समझ में? अब भाबर है क्या चीज? ठीक है, जब देखो सिंपल सी बात है, जब नदियां हिमालय पर्वत से नीचे उतरती है, यानी कि पर्वत एरिया को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। क्या मैं बोल रहा हूं? जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो अपने साथ क्या लेकर आती है?
कंकड़ पत्थर। क्या लेकर आती है? कंकड़ पत्थर। यानी कि कोई भी नदी अगर यहां से आ रही है, ठीक है, और नदी ने यहां पर आके क्या इकट्ठे कर दिए? ये कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर दिए, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? भाबर। क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। आगे बात समझ में? मैंने क्या बताया आपको? जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से उतरकर कहां आती है? मैदानी भागों में, और वहां पर कंकड़ पत्थर चट्टान चूर्ण, ठीक है, ये जो अवसाद होता है उसका क्या करती है? जमाव। क्या करती है? जमाव, या उनका क्या करती है? निक्षेपण, ठीक है। वही क्या कहलाता है? क्षेत्र, भाबर वाला क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अगर हम इस क्षेत्र की चौड़ाई की बात करें, 8 से 16 किलोमीटर के क्षेत्र में ये जो है फैला हुआ है। क्या? भाबर। आगे बात समझ में? अगर हम भाबर की बात करें तो क्या बताया मैंने इसके बारे में? पर्वत पदीय क्षेत्रों में, जहां सतलज नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, यानी कि हमें भाबर जो है इसकी स्थिति मिलती है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें, 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में है ये, चौड़ी पट्टी में ये फैला हुआ है। और भाबर होता क्या है? जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो कंकड़ पत्थर चट्टान चूर्ण आदि का जमाव करती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? वो क्षेत्र जहां पर जमाव किया ना, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है, ठीक है। अगर हम इसके सर्वाधिक विस्तार की बात करें, इसका सर्वाधिक विस्तार जो मिलता है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो वो यूपी में मिलता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में मिलता है। कहां मिलता है? हमें उत्तर प्रदेश में। तो भाबर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? इसकी स्थिति जो है पर्वत पदीय है, यानी कि पर्वतों के पैरों में। और पैर कहां पे होंगे? सिंपल सी बात है, अगर ये पर्वत है तो इसका पैर कहां पर होगा? यहां से कोई नदी उतर के आ रही है तो ये मैदान जो है, ये मैदानी क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र। सिंपल सी बात है, जहां मैदानी प्रदेश का आरंभ हो रहा है वहीं पर उसके पैर होंगे। सिंपल सी बात तो यही है। तो मैंने क्या बताया? जैसे ही नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से उतरकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो वहां पर कंकड़ पत्थरों का जमाव करती है। 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। और इसका सर्वाधिक विस्तार जो पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? यूपी में पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई? भाबर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। भाबर क्या होता है, कहां पर इसका विस्तार ज्यादा मिलता है, कौन सी नदी से कौन सी नदी तक इसका विस्तार है, कितनी चौड़ी पट्टी में यह फैला हुआ है, और भाबर क्या होता है, ये सारी बातें जो है मैंने आपको इस पॉइंट के अंदर बता दी। आगे बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है? ये कंकड़ पत्थरों वाला जो क्षेत्र है वही क्या कहलाता है? ये भाबर कहलाता है। आगे बात समझ में? अब हम चलते हैं नेक्स्ट तराई की ओर। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? तराई। अब तराई वाला क्षेत्र कौन सा होता है? ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम स्थिति, यानी कि तराई जो क्षेत्र है इसकी स्थिति कहां पर है। अब मैं आपको बताता हूं इस मैप के अंदर। ठीक है, अब देखो ये तो पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। अब कोई भी नदी अगर इधर से इधर आ रही है उतर कर, तो यहां पर कंकड़ पत्थरों का जमाव कर रही थी। ये वाला जो क्षेत्र था ये तो क्या था? भाबर। ये क्षेत्र क्या था? भाबर। ठीक है, अब देखो इसकी जो स्थिति है वो है भाबर के दक्षिण में। भाबर के दक्षिण में, इतनी बात आपको याद रखनी, भाबर के दक्षिण में। ठीक है, और क्या याद रखना है? जहां पर नदियों का जल पुनः धरातल पर प्रकट होता है, धरातल पर
प्रकट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भाबर के दक्षिण में, तो यहां आगे वाला जो क्षेत्र है ये जिसको मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, तराई, इसके दक्षिण में। अब देखो ये एक प्रकार का दलदली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है ये, दलदली। आगे बात समझ में। अब देखो अब यूं मत सोचना कि नक्शा छोटा था, मैंने समझाने के लिए बड़ा बना दिया और नीचे तक जा रहा है ये, ठीक है ना। आप सोचो कि सर आपने ये गलत बता दिया, मैं ये समझाने के लिए मैंने बड़ा बना दिया, अब ये तो बहुत नीचे तक जा रहा है, ये और स्टेटों में चला गया ये, ठीक है, अगर इसका साइज हम देखें तो। लेकिन आपको समझाने के लिए इसको मैंने क्या बड़े एरिया में बना दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए भी होता है क्या। ऊपर वाला एरिया भाबर है, तो नीचे वाला जो दलदली क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तराई। तो ये क्या है, तराई वाला एरिया। आगे बात समझ में। तो भाबर के दक्षिण में क्या है, तराई, ठीक है। अब देखो जैसे भाबर से नदियां आगे कंकड़ पत्थर आते हैं ना, तो नदियां एक बार क्या हो जाती है, भूमिगत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उनका जल वापिस जो है ना धरातल पर प्रकट होता है, तो वही जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तराई। जहां पर नदियों का जल जो है पुनः धरातल पर क्या होता है, प्रकट होता है, वही क्षेत्र क्या कहलाता है, तराई, दलदली क्षेत्र। ये एक प्रकार का क्या है, दलदली क्षेत्र, ठीक है। अब देखो आज वर्तमान में इस क्षेत्र में क्या काम किए जा रहे हैं, यूपी सरकार के द्वारा, ठीक है, यूपी में ये भी, ठीक है। तो यूपी सरकार ने क्या किया, नदियों के बहाव को कम कर दिया, ठीक है, नदियों के बहाव को कम कर कर इस दलदली क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया जा रहा है, और यहां पर विभिन्न प्रकार की फसलें जो है उगाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। और इस क्षेत्र में यूपी सरकार जो है जूट जैसी जो फसलें हैं उन्हें उगाने का प्रयास कर रही है। ये जो है नया प्रयास जो है यूपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो वो भी मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। अगर आप लिखना चाहें तो ये बात भी आप लिख सकते हैं भी, कौन से राज्य की सरकार जो है इसके लिए एक नया कदम उठा रही है भी, इस दलदली क्षेत्र को, नदियों के बहाव को अगर हम कम कर दें तो इस दलदली क्षेत्र में भी कृषि का कार्य किया जा सकता है। आगे बात समझ में। तो क्या बात मैंने बताई आपको इस तराई के बारे में, ठीक है। इस तराई के बारे में मैंने आपको बताया भाई इसकी जो स्थिति है वो भाबर के दक्षिण में है, यानी कि अगर ये क्षेत्र भाबर है ना कंकड़ पत्थरों वाला, तो इसके जस्ट नीचे वाला जो क्षेत्र है ना, ये जो ब्लैक हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, तराई। क्योंकि जहां पर नदियों का जल पुनः धरातल पर प्रकट होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, दलदली क्षेत्र होता है। और यूपी सरकार के द्वारा यहां पर नदियों के बहाव को कम करके फसलों को उगाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही है, बहुत ही आराम से करवा रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को और देखिए, इससे पहले वाले पार्ट भी देखिए। जब आप इनको स्टेप वाइज रीड करोगे, देखोगे इस वीडियो को, तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। कोरोना वायरस का काल चल रहा है, तो घर बैठे आपको जो है एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज की तरफ से आपको ये सुविधा जो मुफ्त में प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो इसका आप लाभ उठाएं घर बैठे, ठीक है। यूट्यूब तो सारे ही चलाते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे वीडियो देखने की बजाय अगर हम स्टडी वाले वीडियो देखें, तो हमें कहते हैं ना देखने से ज्यादा याद होता है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। इस वीडियो को नहीं, इसके अलावा जो भी एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज के द्वारा जो भी विषय के आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ना, तो आप उनको घर बैठे आराम से देखिए और अपनी स्टडी को निरंतर जारी रखें। और बहुत जल्दी कॉलेज खुलने वाले हैं, ठीक है। तो अब अपने माइंड को एकदम साफ करिए, ठीक है। जो उसके ऊपर धूल मिट्टी जो जम गई है उसको साफ करें बिल्कुल, और रेडी रहें। और जैसे ही सरकार की गाइडलाइन आएगी तो बहुत जल्द कॉलेज जो है खुल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं अपने। तराई प्रदेश आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट चलते हैं खादर। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो प्रकार आ रहा है उत्तर के विशाल मैदान का खादर। अब खादर होता क्या है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी एक बात आपको याद रखनी है, खादर का मतलब होता है
नई मिट्टी का जमाव। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है इसके अंदर। तो खादर का मतलब होता है नई मिट्टी का जमाव, क्या कहलाता है? खादर। ठीक है, अब देखो अगर पूरी बात बतानी हो खादर के बारे में तो आप यूं बता सकते हैं कि वे क्षेत्र जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी फैल जाता है। ठीक है, फैलने के बाद वहां पर एक नई मिट्टी की परत जम जाती है। ठीक है, उस नई मिट्टी की जो परत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? खादर के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में? तो इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में क्या बताया भाई, नई मिट्टी का जो जमाव होता है वो क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। क्या कहलाता है? खादर। ठीक है, अगर हम बात करें हमें खादर कहां पर देखने को मिलते हैं तो ये मिलते हैं हमें पश्चिम बंगाल में। अगर हम बात करें बिहार की तो यहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये स्टेटें ऐसी है जहां पर खादर का जमाव ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें ये कुछ झारखंड में भी दिखाई पड़ते हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो हमें यूपी में भी दिखाई पड़ते हैं। खादर नई मिट्टी का जमाव वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? खादर। जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंच जाता है तो वहां पर नई कांप मिट्टी का जमाव हो जाता है। कौन सी मिट्टी? नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है ना कांप मिट्टी, उसका जमाव जो इस क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। तो वो क्या कहलाता है? कौन सा क्षेत्र कहलाता है? वो खादर का क्षेत्र कहलाता है। आगे बात समझ में? तो खादर में तो आपको एक ही बात याद रखनी थी, नई मिट्टी का जमाव। भाबर में आपको क्या याद रखना था? कंकड़ पत्थरों का जमाव। ठीक है, पर्वतपदीय क्षेत्रों में 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी में। तराई में क्या याद रखना? भाबर के दक्षिण वाला क्षेत्र जो दलदली है वो क्या कहलाता है? तराई। भाबर नई मिट्टी वाला जमाव क्या कहलाता है? खादर। ठीक है, आगे बात समझ में? यह भी आपको जहां तक मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। बात करते हैं बांगर की। ठीक है, कौन सा टाइप है ये? चौथा। अब देखो बांगर होता क्या है, इसके लिए आपको शॉर्टकट में क्या लाइन याद रखनी है? पुरानी मिट्टी का जमाव। क्या याद रखना है इसके अंदर आपको? पुरानी मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? बांगर। अब इसकी परिभाषा को हम विस्तृत कैसे करते हैं? ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंच जाएगा तो नई मिट्टी आ जाएगी तो वो तो खादर हो जाएगा। प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता तो वहां पर पुरानी मिट्टी का जमाव भी रहेगा, तो वो पुरानी मिट्टी के जमाव वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। क्या कहलाता है? बांगर। बात समझ में आई आपको? तो इसीलिए मैंने आपको इसकी शॉर्टकट बता दी भाई, शॉर्टकट में कैसे याद रखना है पुरानी मिट्टी का जमाव। शॉर्टकट में ये याद रखो, पेपर में कैसे लिखोगे? वे क्षेत्र जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, तो पुरानी मिट्टी के जमाव वाले जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें हम बांगर के नाम से जानते हैं। अगर हम बांगर की बात करें तो इनका विस्तार भी सर्वाधिक कहां हमें देखने को मिलता है? यूपी में भी देखने को मिलते हैं ये सर्वाधिक। इसके अलावा ये उत्तरांचल में भी मिलते हैं। ठीक है, कहां पर पाए जाते हैं ये? उत्तरांचल में भी पाए जाते हैं। आगे बात समझ में? कुछ की बात करें तो सर्वाधिक आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद भी ना रहे, ये वाला ना याद रहे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है ना, हमें क्या याद रखना है? सर्वाधिक कहां पर मिलते हैं बांगर? वो यूपी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर इनको, वैसे तो आपको मुझे जहां तक उम्मीद है ये याद हो जाएंगे। वे बांगर क्या होते हैं? जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। ठीक है,
वहां पर पुरानी मिट्टी का जमाव। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जहां पर पुरानी मिट्टी का जमाव मिलता है तो वो क्या कहलाता है, बांगर। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, ठीक है, वह क्षेत्र जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता तो वहां पुरानी मिट्टी का जमाव मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन जो है इसकी लंबी होगी, ठीक है। तो इसका सर्वाधिक जमाव कहां देखने को मिलता है, यूपी के अंदर। वैसे मैंने आपको बताया था उत्तराखंड भी लिख सकते हैं, उत्तराखंड के अंदर थोड़े बहुत मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर विस्तार इसका कहां पर मिलता है, यूपी में ही मिलता है, ठीक है। अब जहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और आज हम वापस से देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या चीज करवाई है, ठीक है। वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो आज मैंने जो आपको करवाया था, उत्तर का विशाल मैदान करवाया था, ठीक है। इसकी लोकेशन मैंने आपको बताई थी, कहां बताई थी, यहां पर, ठीक है, यहां पर फैला हुआ है ये, ठीक है। यानी कि अगर बात करें हम, पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठार के बिल्कुल बीच में स्थित है। और उसके बाद मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में आपको बताया था, फिर इसका बताया था वर्गीकरण, ठीक है। अब देखो भी उत्तर के विशाल मैदान का हमने जो वर्गीकरण किया था वो किया था कौन सा, प्राकृतिक, ठीक है। ये जो वर्गीकरण है प्राकृतिक है, वो गलती से निकल गया प्रादेशिक, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, आज हमने जो किया है कौन सा वर्गीकरण किया है, प्राकृतिक वर्गीकरण। तो प्राकृतिक वर्गीकरण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था, भाबर, तराई, खादर और बांगर, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में क्या बताया था, 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो कंकड़ पत्थरों का क्या करती है, जमाव। तो वो वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, बाबर कहलाता है, ठीक है। तराई की बात करें तो बाबर के दक्षिण में दलदली क्षेत्र था, वो क्या था, तराई। तो 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में ये फैला हुआ है, ठीक है। खादर के बारे में क्या बताया था, नई मिट्टी का जमाव, ठीक है। और बांगर के बारे में क्या बताया था, पुरानी मिट्टी का जमाव, ठीक है, मिट्टी का जमाव। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। उत्तर के विशाल मैदान का प्राकृतिक वर्गीकरण जो है वो यहीं पर पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।